देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। अच्छा तो देखो हम लोग फाइनल अकाउंट्स कर रहे थे, हम लोगों ने यहाँ पर 13 तक किया था, ठीक है। हम लोग लास्ट से कर रहे थे तो 13 तक किया था। आज हम लोग 12 से स्टार्ट करेंगे। 3 क्वेश्चन बाकी था देखो यहाँ पर। मिस्टर ओसवाल maintains his accounts on mercantile basis. The following trial balance has been prepared from his books as at 31st of March 2013 after making necessary adjustment for outstanding and accrued item as well as depreciation. तो एडजस्टमेंट किया हुआ है, इसीलिए इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में ही हमें आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड ये सब दिखेगा, ठीक है। नॉर्मली ट्रायल बैलेंस के बाहर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है कि इतना बाकी है सैलरी, दैट इज आउटस्टैंडिंग या रेंट जो भी हो। अगर एडजस्टमेंट किया हुआ है तो वो ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दिखेगा। तो देखो प्लांट एंड मशीनरी क्या क्या है आइटम। प्लांट एंड मशीनरी ये हो जाएगा बैलेंस शीट में, एसेट साइड जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी में जाएगा। सेल्स ट्रेडिंग में जाएगा। परचेज ट्रेडिंग में जाएगा। सैलरी ट्रेडिंग में जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस अब अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो कहाँ जाएगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो प्रीपेड इंश्योरेंस नॉर्मली अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर रहता है तो वो दो जगह जाता है। एक तो पीएल में एडजस्ट हो जाता है, लेस होके बैठता है, और ये चला जाता है प्रीपेड किया हुआ है तो करंट एसेट है, एसेट साइड में चला जाएगा। लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो ऑलरेडी एडजस्टेड है तो इसीलिए एक ही जगह पे जाएगा। तो हम लोग इसे कहाँ पर देंगे, हम लोग इसे बैलेंस शीट में दे देंगे। अगर चाहो तो इसे पीएल में भी दे सकते हैं, लेकिन कोई भी एक जगह ही देंगे, ठीक है। या तो पीएल में दे दो या तो बैलेंस शीट में दे दो। एडवांस रेंट ये भी वही है, या तो पीएल में दे दो या तो बैलेंस शीट में दे दो। आउटस्टैंडिंग सैलरी ये भी सेम, पीएल या बैलेंस शीट कोई भी एक जगह। एडवांस सैलरी उसी का उसका भी वैसे ही होगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये तो पीएल में ही जाएगा। फर्नीचर फिक्सचर ये बैलेंस शीट में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस तो ये वही पीएल या फिर बैलेंस शीट कोई एक जगह पे। इंश्योरेंस ये पीएल में जाएगा। रेंट पीएल में जाएगा। ये सब क्या है, ये सब एक्सपेंस है, इंश्योरेंस रेंट। लेकिन आउटस्टैंडिंग क्या होता है, आउटस्टैंडिंग कौन सा अकाउंट होता है। जैसे रेंट इंश्योरेंस ये सब नॉमिनल अकाउंट होता है। अगर किसी नॉमिनल अकाउंट के आगे आउटस्टैंडिंग वगैरह लिख दिया जाए तो वो कौन सा अकाउंट होता है, तीन ही तो अकाउंट होता है ना, रियल नॉमिनल पर्सनल। अगर आउटस्टैंडिंग हो जाता है तो उसे हम लोग कौन सा अकाउंट बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंस ये पीएल में जाएगा। कैश इन हैंड बैलेंस शीट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट जो है बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट में। ड्रॉइंग्स कैपिटल से लेस होगा। डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ये इनकम है, ये चला जाएगा पीएल के बाई साइड में अदर इनकम बोल के। एक्रूड डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट तो इसका हम लोग या तो इस डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में ऐड कर सकते हैं एक्रूड हुआ है, या फिर हम लोग बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं। कोई भी एक ही हम लोग एडजस्टमेंट कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी एडजस्टेड है। डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है। डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर तो प्लांट मशीनरी फर्नीचर ऑलरेडी डेप्रिशिएटेड करके दिया हुआ है तो ये डायरेक्टली हम लोग पीएल में दिखा देंगे, ठीक है। कैपिटल ये चला जाएगा बैलेंस शीट में। टेलीफोन चार्जेस पीएल में जाएगा। सन्ड्री डेटर ये चला जाएगा बैलेंस शीट में। एसेट्स स्टेशनरी प्रिंटिंग पीएल में जाएगा। कैश एट बैंक ये बैलेंस शीट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन ये चला जाएगा बैलेंस शीट में, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन ये चला जाएगा पीएल में। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड ऑन लोन, इंटरेस्ट ड्यू हुआ है बट नॉट पेड ऑन लोन, पे नहीं किया गया है मतलब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। इसको या तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे ऐड करके दिखा सकते हैं पीएल में, या फिर हम लोग इसको बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं करेंट लाइबिलिटी में। लोन अकाउंट ये तो बैलेंस शीट में ही जाएगा लाइबिलिटी साइड में। सैलरीज इंक्लूड्स 10,000 टुवर्ड्स रेनोवेशन ऑफ प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस तो ये पर्सनल यूज है, ड्राइंग्स बोल के लेस हो जाना चाहिए। तो सैलरीज से 10,000 लेस हो जाएगा क्योंकि सैलरी फालतू में ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा दिख रहा है, गलत दिख रहा है ना 10,000, क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा है ही नहीं। पीएल तो बिजनेस पर्पस का बन रहा है। तो 10,000 जो खर्चा है ये प्रोप्राइटर का खर्चा है तो ये कैपिटल से लेस हो जाएगा और सैलरी से भी लेस हो जाएगा। कैपिटल से ऐसे ड्राइंग, सैलरी से क्योंकि इसे सही करना पड़ेगा इसीलिए लेस होगा। सैलरी नहीं तो ओवर वैल्यूएशन में दिख रहा है। क्लोजिंग स्टॉक 75,000 ये दो जगह पे चला जाएगा, एक बार बैलेंस शीट पे चला जाएगा और एक बार जो है कि ट्रेडिंग में चला जाएगा। मिस्टर ओसवाल हाउएवर रिक्वेस्ट यू टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बैक बेस, बस इतना सा ही दिया है और कुछ भी नहीं दिया, जस्ट दो एडजस्टमेंट दिया है, ठीक है।
अच्छा, एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट फॉलोइंग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, हमें कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करके यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो जितना भी आउटस्टैंडिंग, देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में दो बेसिस बोल रखा है, ठीक है, एक बोल रहा है कि ये मर्केंटाइल बेसिस पे अपना अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, और नीचे बोला है कैश बेसिस पे दिखाओ। मर्केंटाइल बेसिस पे बोल रखा है, नीचे कैश बेसिस का मतलब है कैश का इनफ्लो आउटफ्लो बेसिस पे, ठीक है, और मर्केंटाइल बेसिस का मतलब क्या होता है, एक्रूड। एक सेकेंड, मर्केंटाइल बेसिस, मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, मतलब जहां पर हम लोग पेबल और पेड दोनों ही दिखा देते हैं, इसे बोलते हैं मर्केंटाइल बेसिस या फिर एक्रूअल बेसिस। और कैश बेसिस का मतलब जहां पर कैश ट्रांजैक्शन दिखाया जाता है, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे ना, जितना भी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड है ना, इसे बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अगर बोलेगा कैश बेसिस पे दिखाओ, मर्केंटाइल बेसिस का मतलब क्या होता है, एक्रूअल बेसिस पे बना हुआ है, एक्रूअल बेसिस पे बना हुआ है, हमें कैश बेसिस पे बना के दिखाना है, ठीक है। तो देखो क्या डिफरेंस होगा, पहले हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ओसवाल, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखो एडजस्टमेंट दो है लेकिन बहुत सारा आइटम है, तो जगह ज्यादा लगेगा, तो उस हिसाब से हमें स्पेस जो है ज्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। पीएल बैलेंस शीट कितना, उतना बड़ा नहीं होगा जितना बड़ा हम लोगों का ट्रेडिंग पीएल होगा, बहुत सारा आइटम दे रखा है। तो पर्टिकुलर अमाउंट, मतलब मैंने रुपीज रुपीज लिख दिया, पर्टिकुलर ट्रेडिंग पीएल के लिए मैंने पूरा इतना स्पेस छोड़ दिया है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2013। लाइबिलिटीज, एसेट्स। अच्छा, सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी, ये चला जाएगा बैलेंस शीट में, तो पहले बैलेंस शीट का आइटम ही मिल गया प्लांट एंड मशीनरी। क्योंकि डेप्रिसिएशन लेस किया हुआ है तो हम लोग आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 2,12,500, 2,12,500। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी के बाद सन्ड्री क्रेडिटर, ये भी बैलेंस शीट का आइटम है, सन्ड्री क्रेडिटर। इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट तो दो ही है, ज्यादा कुछ है ही नहीं। 2,64,000। अच्छा, सेल्स 6,50,000, ये ट्रेडिंग में चला जाएगा। सेल्स में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था। अच्छा, सेल्स के बाद है परचेस 4,20,000। ओपनिंग स्टॉक भी था इसलिए हम एक लाइन छोड़ के यहाँ पर लिख रहे हैं टू परचेस 4,20,000, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था। अच्छा, परचेस के बाद है सैलरी 40,000, पीएल में जाएगा। टू
सैलरीज, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि हमें बोला है कि मर्केंटाइल बेसिस पे ये बनाते हैं लेकिन कैश बेसिस पे बनाना है। तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा कि सैलरी 40,000 यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आउटस्टैंडिंग जो है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी को ऐड करते हैं। सोचो, हमें बोल रहा है कि कैश बेसिस पे बनाओ, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्योंकि हम लोग एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं कि मेरा सैलरी का पेमेंट तो मैंने नहीं किया लेकिन मुझे करना पड़ेगा क्योंकि वो ड्यू हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी लेस हो जाएगा। पहले देख लेते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी है कि नहीं, नीचे है, ठीक है। हम पहले प्रीपेड इंश्योरेंस लिख लेते हैं फिर बताते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस, एडवांस रेंट, अच्छा, और आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पर दिख रहा है। तो एक एक लाइन जगह चाहिए, सैलरी का और भी एडजस्टमेंट है, हम यहाँ पर लिख देते हैं टू प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस ऐसे नहीं होगा, ऐसा लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर मिल गया है मुझे ये वाला आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये समझा देते हैं। देखो, नॉर्मली आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है, ऐड करना पड़ता है। हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि इतना आउटस्टैंडिंग है हमारा सैलरी, लेकिन यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है कि कैश बेसिस पे अकाउंट्स करो। तो जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब हम लोगों ने उतना पे नहीं किया है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, अब लेस क्यों कर रहे हैं समझो। ये जो अकाउंटिंग बना हुआ है ना, ये बना हुआ है मर्केंटाइल बेसिस, मतलब एक्रूअल बेसिस। तो ये जो सैलरी दिख रहा है 40,000, इसमें पेड अमाउंट भी इंक्लूडेड है और पेबल भी इंक्लूडेड है, लेकिन हम लोग को बोल रहा है कि सिर्फ पेड अमाउंट ढूंढो, दैट इज द कैश बेसिस। सिर्फ ये वाला बेसिस हमें दिखाना है, तो इसको हम लोग कैश बेसिस बोलेंगे। लेकिन पेड और पेबल जब दोनों इंक्लूडेड रहता है, उसे बोलते हैं मर्केंटाइल या एक्रूअल बेसिस। तो इसमें 40,000 मेरा फुल्ली पेड है, ये हम लोग नहीं बोल सकते, ठीक है। क्यों नहीं बोल सकते, नॉर्मली ट्रायल बैलेंस में जो दिया हुआ रहता है वो बताता है कि फुल्ली पेड है। क्यों, क्योंकि ट्रायल बैलेंस वगैरह जो बना हुआ है उसमें अकाउंटिंग जो होता है वो हमेशा किस बेसिस पे होता है, वो तो नॉर्मली कैश बेसिस पे ही होता है। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है कि क्या बाकी है क्या नहीं। यहाँ पर जस्ट उल्टा बोला है, बोल रहे हैं कि एक्रूअल बेसिस पे बना हुआ है, कैश बेसिस पे बनाना है। मतलब 40,000 में पेड पेएबल दोनों ही इंक्लूडेड है, हमें सिर्फ पेड ढूंढ के देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पेएबल है उसे हटा देंगे, पेएबल मतलब ही था आउटस्टैंडिंग, तो पेएबल को हटा देते हैं, यहां से लेस कर देंगे पेएबल, मतलब आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है, 6,000। और एक एडवांस सैलरी भी था, उसे भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तब बोलो एडवांस क्या करना चाहिए। एडवांस मैंने सैलरी दे रखा है, मुझे बोला गया है कि कैश बेसिस पे बनाओ, तो मुझे देखना है कि मेरा कैश इनफ्लो कितना हो रहा है, आउटफ्लो कितना हो रहा है। मुझे सिर्फ कैश का ध्यान रखना है। क्या एडवांस सैलरी देने पे मेरा कैश इनफ्लो हुआ है, सॉरी इनफ्लो हुआ है कि आउटफ्लो हुआ है। एडवांस सैलरी देने पे ये बताओ कि कैश पॉकेट से गया कि आया, या फिर नहीं हुआ कुछ भी, गया, ठीक है। एडवांस सैलरी करने से कैश गया, तो फिर हम लोगों को अगर बोला जा रहा है कि बताओ कि कैश बेसिस पे कितना अपने सैलरी का पेमेंट किया, तो क्या मुझे पेमेंट पे मुझे कैश ढूंढना पड़ेगा। तो 40,000 में 6,000 मेरा कैश पेमेंट नहीं था, वो तो मैंने दिखाया था कि 6,000 भी मेरा खर्चा है, ठीक है, इसलिए मैंने हटा दिया। तो एडवांस सैलरी जो है इसे क्या करना पड़ेगा, 2,500 का जो एडवांस सैलरी है इसे क्या करना पड़ेगा, हम लिख रहे हैं, हाँ ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट, ऐड करना पड़ेगा एडवांस सैलरी, ये ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर सैलरी मैंने पे किया है तो मेरा कैश आउटफ्लो हुआ है, ठीक है। 40,000 में से 6,000 कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या, पेमेंट नहीं हुआ। और एडवांस सैलरी मतलब मुझे सिर्फ नॉमिनल अकाउंट्स का कैलकुलेशन करके यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आ जाएगा। अच्छा, कुछ सैलरी का नीचे एडजस्टमेंट भी था, उसके लिए भी जगह छोड़ना पड़ेगा, कहीं पर था, कहाँ था, सैलरी इंक्लूड्स 10,000 टूवर्ड्स रेनोवेशन ऑफ प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस, ये भी दिखाना पड़ेगा। तो ये क्या करना पड़ेगा, सैलरी में 10,000 रेनोवेशन का खर्चा जोड़ दिया गया है जो कि प्रोप्राइटर्स का रेसिडेंस का था, तो ये क्या करना पड़ेगा बताओ, लेस होगा, है ना, लेस लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सैलरी का खर्चा है ही नहीं, खर्चे को खर्चा दिखाना है बट है ही नहीं सैलरी का, ये तो ड्राइंग्स है, ठीक है। और गलत इसमें इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर लिख देते हैं रेनोवेशन का खर्चा है, रेनोवेशन। बट ये रेनोवेशन फॉर बिजनेस नहीं है, बिजनेस का रेनोवेशन करते तो भी यहाँ से लेस करना पड़ता, क्योंकि रेनोवेशन का खर्चा रेनोवेशन होता है, वो तो सैलरी में नहीं जाता है, वो तो लेस करके दिखाना पड़ता है, लेकिन ये ड्राइंग्स है वैसे भी, ठीक है। तो इस वजह से भी यहाँ पर लेस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कितना हो रहा है, 40,000 माइनस 6,000, 26,500 ना, यस मैम, अच्छा हो गया, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस का भी इसी तरह से करना पड़ेगा, लेकिन मुझे पहले इंश्योरेंस ढूंढ लेना चाहिए, नहीं तो लिखे कैसे, लिखने में फिर इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं इंश्योरेंस, फिर प्रीपेड इंश्योरेंस लिखेंगे। इंश्योरेंस जरूर होगा। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या करना पड़ेगा बताओ? प्रीपेड इंश्योरेंस अगर मैंने प्रीपेड किया है, मुझे कैश बेसिस बनाना है, मेरा कैश आउटफ्लो अगर हुआ है तो मुझे टोटल दिखाना पड़ेगा। प्रीपेड इंश्योरेंस करने पे क्या मेरा कैश आउटफ्लो हुआ है? मुझे कैश बेसिस अकाउंट बनाने बोला है कि कैश आउटफ्लो हुआ है तो खर्चा ओके। दिखाओ, ऐड करना पड़ेगा। किस पीरियड का है उससे मतलब नहीं है, नॉर्मली ये जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसके ऑपोजिट चल रहा है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन बोला है, प्रीपेड इंश्योरेंस ऐड हो जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है? 370। ये हो गया 370। यहाँ पर जितना आएगा वो ऐड या लेस करके, सॉरी, यहाँ पर जितना आएगा वो अमाउंट हमें लिखना पड़ेगा। फिर आ गया एडवांस रेंट, इसका भी सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए, खर्चा है ना, रेंट। एडवांस रेंट क्या हो जाएगा? ऐड, नॉर्मली एडवांस करने से हम लोग लेस करते हैं क्योंकि एक्रूअल बेसिस करते हैं, दूसरे पीरियड का होता है, इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कौन से पीरियड का है, कोई मैटर नहीं करता है, हमें ये दिखाना है कि हमारा कैश आउटफ्लो हुआ कि नहीं। कैश आउटफ्लो तो हुआ है, खर्चा तो हुआ है, 2000 का कैश आउटफ्लो हुआ है। एडवांस रेंट जो है ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी 6000, ये मैंने कर दिया एडजस्टमेंट। ठीक है, अच्छा, एडवांस सैलरी ये भी कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2650, तो यहाँ पर लिख देते हैं। रेंट का और भी एडजस्टमेंट था, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2650, इसका कोई एडजस्टमेंट था क्या? मुझे तो याद नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस था, आउटस्टैंडिंग था शायद, इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा 2650। अच्छा, फर्नीचर फिक्सचर बैलेंस शीट में चला जाएगा 72,000। ओपनिंग स्टॉक 50,000, ये ट्रेडिंग में जाना चाहिए। टू ओपनिंग स्टॉक 50,000। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 450। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा, है ना। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लेस करना पड़ेगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है तो पे तो हुआ नहीं है, तो कैश बेसिस पे करने बोल रहा है तो लेस करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 450। अच्छा, इसके बाद है इंश्योरेंस, मिल गया इंश्योरेंस 1200, यहाँ पर हम लोगों ने जगह रखा था इंश्योरेंस लिखने के लिए। इंश्योरेंस 1200। अच्छा, इंश्योरेंस का और कोई एडजस्टमेंट है क्या, देखना पड़ेगा। रेंट 10,000। अच्छा, रेंट यहाँ पर लिख देते हैं 10,000। रेंट 10,000। मिसलेनियस एक्सपेंस 14,000। टू मैम ये मिसले इलेक्ट्रिसिटी 2650 है या कितना है? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अच्छा, ये 450 लिखा है मैंने, 2,200। ये वाला पूछ रहे हैं? हाँ हो गया मैम। अच्छा, मिसलेनियस एक्सपेंस। अच्छा, इसका तो मैंने इतना ज़्यादा लिख दिया, इसका भी कोई एडजस्टमेंट था क्या? नहीं, मिसलेनियस का तो मुझे नहीं लग रहा था। नहीं, अब तो नीचे का एडजस्टमेंट दिख ही रहा है क्या क्या है। कैश इन हैंड बैलेंस शीट में जाएगा। अच्छा, कैश इन हैंड 3,000। अच्छा, फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 80,000। ये भी एसेट में जाएगा। अच्छा, ड्राइंग्स कैपिटल से लेस हो जाएगा 24,000, लेस ड्राइंग्स।
24,000। डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये तो इनकम है, पीएल में जाएगा। बाई डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बोल के 8,000। अब इसमें एडजस्टमेंट था एक डिविडेंड रिलेटेड। बाई डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, बाई डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अच्छा, डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 8,000। अच्छा, डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो गया। एक्रूड डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, एक्रू है मतलब इनकम ड्यू तो हुआ है बट मिला नहीं है, तो कैश बेसिस दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, लेस। ये पैसा मिला ही नहीं है तो कैश इनफ्लो तो हुआ नहीं है, क्योंकि हमें नेचर देख लेना है, इनकम का नेचर है। तो कैश इनफ्लो हुआ होगा तभी अकाउंटिंग में दिखाएंगे, जितना से नहीं होगा उतना नहीं दिखाएंगे। तो इसमें तो रिसीव एंड रिसीवेबल दोनों ही है, क्योंकि ये मर्केंटाइल बेसिस पे है। तो लेस कर देंगे एक्रूड डिविडेंड। एक्रूड डिविडेंड 1,500, ये लेस हो जाएगा 6,500। अच्छा, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर 37,500 एंड 8,000। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 37,500 और फर्नीचर 8,000। कैपिटल 2,11,970, यहाँ पर लिख देंगे बैलेंस शीट में कैपिटल 2,11,970। अच्छा, टेलीफोन चार्जेस, इसका तो कोई एडजस्टमेंट नहीं था, 6,000 पीएल में लिख देंगे टेलीफोन चार्जेस। टू टेलीफोन चार्जेस 6,000। अच्छा, सन्ड्री डेटर 1,70,500 बैलेंस शीट में। सन्ड्री डेटर 1,70,500। अच्छा, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 1,200। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग पीएल में चला जाएगा, टू स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 1,200। 1,200। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पर कैश एट बैंक 65,000। कैश एट बैंक 65,000। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये एक्सपेंसेस है, पीएल में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फिर उसके बाद ही दे रखा है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड ऑन लोन 8,000। ये इसमें पेड और पेबल दोनों है, तो 1,500 लेस कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ पेड अमाउंट दिखाना चाहिए। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन 8,000। अच्छा, ये टोटल मेरा एक्सपेंस है, लेकिन 1,500 मैंने अभी तक पे नहीं किया है, तो ये मेरा खर्चा कम हो जाएगा, मतलब 1,500 कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है, तो ये लेस कर देंगे। कैश आउटफ्लो जितना हुआ उतना दिखाना पड़ेगा। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, बट नॉट पेड 1,500। 6,500। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं लोन अकाउंट। लोन अकाउंट बैलेंस शीट में जाएगा। 90,000।
अच्छा, नीचे का एडजस्टमेंट दो जगह जाना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक एक बार यहाँ लिख देंगे 75,000, यहाँ जगह नहीं है, नीचे ही लिखना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक 75,000। अच्छा, यहाँ पर जो सैलरी इंक्लूडेड, जो सैलरी में रेनोवेशन का खर्चा इंक्लूडेड है, वो तो ड्राइंग्स है, वो यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, दो जगह एडजस्ट होगा। लेस फिर से लिखेंगे ड्राइंग्स 10,000। अच्छा, यहाँ पर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी होगा वो एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं, लिखा नहीं था मैंने। बाई क्लोजिंग स्टॉक 75,000। अच्छा, अब देखते हैं कितना होता है। 6,50,000 प्लस 75, 7,25,000। अच्छा, टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 7,25,000 माइनस 4,70, 2,55,000 बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 2,55,000। 2,55,000 प्लस 6,500 मतलब कितना हो जाएगा? 2,55,000 प्लस 6,500 तो 500 तो होगा, 6 और 5। 1,500। हाँ, 2,61 ना, 2,61,500। अच्छा, अब नेट प्रॉफिट जितना आएगा। अच्छा, सैलरी ये एडजस्ट कर दिया था मैंने। हाँ, 26,500, इसका एडजस्टमेंट नहीं लिखा मैंने। 7,5। अच्छा, 26,500 प्लस 1,570 प्लस 2,870 हुआ है, प्लस यहाँ पर एडजस्ट नहीं हुआ, एडवांस रेंट 10,000 और 2,000, 12,000, 12,000 प्लस 2,200 14,000 प्लस 37,500 प्लस 8,000 और 6,000, 1,200 6,500 11,000 1,15,470 आ रहा है। चेक करते हैं। माइनस 2,61,500 1,46,030। हाँ, 1,46,030 ये हो गया नेट प्रॉफिट। 1,46,030। 1,46,030 प्लस 2,11,970 माइनस 34,000, 3,24,000 प्लस 90 प्लस 2,64, 6,78,000। चेक करते हैं इधर, आ रहा है मैम। आ रहा है। अच्छा, 6,78,000 हो गया।
लेकिन यहाँ पर जो मेन पॉइंट हमें देखना था कि हमारा जो अकाउंटिंग, यहाँ पर अगर हम लोग वो एडवांस, प्रीपेड, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग कुछ भी अगर बैलेंस शीट में लिखते गलत हो जाता है, क्योंकि हमें एक्रूअल बेसिस बनाने ही नहीं बोला है, ठीक है। हम लोग को बोला है कि कैश बेसिस बनाओ। और बाई चांस अगर क्वेश्चन नॉर्मल रहता कि एक्रूअल बेसिस ही बनाओ, तो हमारा जो मतलब जो ट्रायल बैलेंस में डेटा दिया हुआ है वो हम लोग का फिर एक्रूअल बेसिस नहीं होता, ठीक है, वो कैश बेसिस होता। तभी तो हम लोग कर सकते हैं ना, एक से एक ट्रांसफर तभी कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा तो उसी तरह से करना पड़ेगा। तो मर्केंटाइल का मतलब होता है एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस का मतलब होता है कैश बेसिस, ठीक है। और जो मर्केंटाइल है वही एक्रूअल बेसिस है नॉर्मल, जिस पे अकाउंटिंग होता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें एक रेक्टिफिकेशन है, इसको लास्ट में करते हैं, पहले इससे आगे वाला कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ये वाला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इलास्ट्रेशन 10, फिर 11 करेंगे। इलास्ट्रेशन 10 और 9 वाला तो हम लोग का हो गया था। हाँ, ये कंप्लीट था। हम्म। Arvind Kumar had a small enterprise. He has given the trial balance as at 31st March 2013. Mr. Arvind's capital, machine, depreciation on machine, यहाँ पर बैलेंस शीट में दे रखा है रिपेयर टू मशीन। ये हो गया था क्या? ये हो गया था ना, ये वाला हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था ना? चेक करते हैं, मुझे लग रहा है हो गया था। 11 तो नहीं हुआ, ये कंफर्म है। क्वेश्चन नंबर 9। एक बार चेक करके बता सकते हो गया था कि नहीं? अप्रूवल बेसिस नहीं हुआ था ना ये? 10 नहीं है। था ना, हाँ, ठीक है। अच्छा, इलास्ट्रेशन 10, ठीक है, देखो मुझे लगा हो गया था। मिस्टर अरविंद कुमार हैड अ स्मॉल एंटरप्राइज। अच्छा, उनका कैपिटल ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, मशीन जो है बैलेंस शीट में चला जाएगा, एसेट में डेप्रिसिएशन ऑन मशीन पीएल में जाएगा, रिपेयर्स टू मशीन पीएल में जाएगा, वेजेस ट्रेडिंग में जाएगा, सैलरी पीएल में जाएगा। इनकम टैक्स ऑफ मिस्टर अरविंद कुमार, ये कहाँ जाना चाहिए? इनकम टैक्स अगर किसी का है तो ये इंडिविजुअल पे लग रहा है ना, क्योंकि ये मिस्टर अरविंद कुमार का है, बिजनेस एंड प्रोफेशन का तो है नहीं। बिजनेस प्रोफेशन का होता तो वो अलग बात था, वो बिजनेस का खर्चा होता। लेकिन ये इनका इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न किया हुआ है, तो ये कैपिटल से लेस होना चाहिए, अपना पर्सनल एक्सपेंस है, ठीक है। इनकम टैक्स ऑफ बोल दिया है, प्रोप्राइटर का नाम मिस्टर अरविंद कुमार। कैश इन हैंड बैलेंस शीट में जाएगा, लैंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग पीएल में जाएगा, परचेज ट्रेडिंग में जाएगा, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग से मतलब परचेज से लेस हो जाएगा, ट्रेडिंग में सेल्स जो है सेल्स ट्रेडिंग में जाएगा, सिटी बैंक ये चला जाएगा बैलेंस शीट में, एक्रूड इनकम ये पीएल में जाएगा, सैलरीज आउटस्टैंडिंग पीएल में जाएगा, बिल्स रिसीवेबल ये बैलेंस शीट में जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट ये पीएल के क्रेडिट साइड में ओपनिंग बोल के चला जाएगा, बिल्स पेएबल बैड डेप्ट। अच्छा, बिल्स पेएबल बैलेंस शीट में जाएगा, बैड डेप्ट जो है ये पीएल में जाएगा, डिस्काउंट ऑन परचेज ये परचेज के वहां एडजस्ट कर, मतलब डिस्काउंट ऑन परचेज यानी क्रेडिटर से लिया हुआ डिस्काउंट, क्रेडिट डिस्काउंट है, मतलब बाई पीएल में चला जाएगा, बाई डिस्काउंट रिसिप्ट बोल के क्रेडिटर का जो डिस्काउंट मिल जाता है। डेटर डेटर बैलेंस शीट में जाएगा, क्रेडिटर बैलेंस शीट में जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ये ट्रेडिंग में जाएगा, टोटल दे रखा है, स्टॉक एज ऑन 31 मार्च ये क्लोजिंग स्टॉक है, दो जगह पर पुट हो जाएगा, एक बार बैलेंस शीट में एक बार ट्रेडिंग में। राइट ऑफ फर्दर 6,000 एज बैड डेप्ट एंड मेंटेन ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डाउटफुल डेप्ट, तो डेटर से 6,000 लेस करना पड़ेगा, बैलेंस शीट में पीएल में 6,000 दिखाना पड़ेगा टू फर्दर बैड डेप्ट बोल के, फिर जो डेटर लेस करने के बाद आएगा, डेटर से 6,000 लेस करने के बाद उस पर 5% प्रोविजन बनाएंगे नया वाला, और पीएल में भी चार्ज करेंगे। तो बैलेंस शीट में भी एडजस्ट हो रहा है एज वेल एज पीएल में भी। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वे आर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस टू ए कस्टमर फॉर 12,000, दिस वाज रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल्स। तो अप्रूवल बेसिस का सेल मतलब क्या होता है? अगर हम लोग जब सेल कर रहे हैं तो क्योंकि कंपिटिटिव मार्केट होता है तो क्या बोलते हैं कि लेके जाइए, जब पसंद होगा तभी पेमेंट कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, आप लेके जा सकते हैं। जैसे अगर देखो तो ये मैक्सिमम केस में हम लोग जो ऑनलाइन का कंसेप्ट है वो ऐसे ही होता है, लेकिन हाँ वहां हमें पेमेंट कर देना पड़ता है, पर
इसका कंफर्मेशन होता है अगर हम लोग सही जो कंपनी से प्रोडक्ट ले रहे हैं सही उनके वेबसाइट पे जाके अगर हम लोग पेमेंट करके ले रहे हैं तो हमारा रिटर्न जरूर मिल जाता है, ठीक है। तो गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वेयर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस टू ए कस्टमर फॉर 12,000। 10,000 का सामान 12,000 में बेचा गया था, वो तो ठीक है, प्रॉफिट लगा के ही बेचा जाएगा, बट उसे एक्चुअल सेल्स दिखा दिया गया है। और एक्चुअल सेल्स का मतलब होता है कि सेल्स में इंक्लूडेड है, बट अप्रूवल बेसिस का सिस्टम क्या होता है, जब तक कंफर्मेशन ना मिल जाए कि हाँ ये प्रोडक्ट मिले, मतलब खरीद रहा है कस्टमर, तब तक हम लोग अगर इसे सेल दिखा चुके हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। कंसेप्ट कुछ ऐसा होता है कि ये जो है ना, ये अप्रूवल बेसिस तीन तरह से रिकॉर्ड होता है। एक तो अगर बहुत ज्यादा किसी के यहाँ अप्रूवल बेसिस सेल का कंसेप्ट है तो वो इसे क्या करता है, ये नॉर्मल सेल की तरह ट्रीट कर देता है, मतलब पहले सेल रिकॉर्ड कर देता है, जैसे डेटर टू सेल होता है वैसे रिकॉर्ड कर देता है, यानी कि क्रेडिट सेल की तरह। अप्रूवल बेसिस सेल भी क्रेडिट सेल है, वन टाइप ऑफ, ठीक है। तो डेटा टू सेल की तरह रिकॉर्ड कर दिए। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, ये क्रेडिट सेल नहीं होता है, कैश सेल ही होता है, बट रिटर्न का ऑप्शन रहता है। लेकिन नॉर्मल अगर मार्केट में जाएंगे हम लोग, तो अगर हम लोग लोकल मार्केट से लेंगे और हमारा जान पहचान रहेगा तो वो हमसे पैसा भी नहीं लेते, बोलते कि लेके जाओ, अच्छा लगेगा, उसके बाद आप जब आइएगा कुछ और खरीदने तो पेमेंट कर दीजिएगा। तो डेटा टू सेल बोल के रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन अभी मान लो 15 दिन टाइम दे रखा है, ठीक है, या फिर मान लो कि 15 दिन टाइम दिया था, खरीद के लेके गया था सपोज 15 मार्च को, ठीक है। तो 31st मान लो, 30th मार्च को, 31st ही मान लेते एक बार, 31st मार्च को बोला गया है कि इसके अंदर आपको बताना है, क्योंकि इसके बाद अकाउंट ईयर क्लोज होगा तो इनको फाइनल अकाउंट भी बनाना है, और इन्होंने टाइम भी दे रखा है कि 15 दिन के अंदर बता दीजिएगा। ये वैसे 16 दिन हो रहा है शायद, ठीक है। तो फिर अगर इसके बीच में, या फिर मान लो 1 अप्रैल को बताना है, ठीक है, 1 अप्रैल को बताना है। अब 31 मार्च आ गया, ईयर एंडिंग हो गया, अब ये डेटा टू सेल तो कर रखे, बट ये तो एक्रूअल बेसिस सेल है। अब पता नहीं कस्टमर लेगा कि नहीं लेगा, 15 दिन बाद बताएगा 1 अप्रैल को उसे लेना है कि नहीं लेना है। तो हम लोग क्या करें, अगर हम लोग सेल बोल के इसे दिखा देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सेल बोल के दिखाएंगे तो हम लोग का सेल अमाउंट ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये एग्जैक्टली क्रेडिट सेल नहीं है, ये वो कस्टमर नहीं है जो कंफर्मली से खरीद के लेके गए हैं लेकिन पैसा बाद में देंगे। ये वो कस्टमर है जिन्होंने हमें बोला है, अप्रोच किया है कि लेके जाइए, अच्छा लगेगा तो आप खरीद लीजिएगा पैसा देके। अभी आप लेके जाइए, टेस्ट करके देखिए प्रोडक्ट कैसा लग रहा है, ठीक है, लेके जाके देखिए। तो इसी तरह से यहाँ पर तो उनको क्या करना पड़ेगा, अब ईयर एंड अगर आ जाता है तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग डेटर और सेल दोनों ज्यादा दिखा रहे हैं। अगर बाई चांस आगे जाके सेल नहीं हुआ, अगर कस्टमर ने रिजेक्ट कर दिया प्रोडक्ट, तो हमारा तो ट्रेडिंग पेल बिल्कुल गलत बनेगा, क्योंकि सेल ज्यादा दिख रहा है। तो रूल्स ये होता है कि अगर कंफर्मेशन डेट बाद में है, उसके आगे ही फाइनल अकाउंट्स बनाना है, तो सीधा हमें क्या करना चाहिए, इसका रिवर्स एंट्री दे देना चाहिए, सेल्स टू डेटर, मतलब हम लोग उस सेल को कैंसिल कर देंगे। अब सेल कैंसिल हो जाता है तो वो क्लोजिंग स्टॉक बन जाता है, फिर हम लोग इसे क्लोजिंग स्टॉक में रिकॉर्ड कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग बोल के, ठीक है। सिंपल सा हिसाब है। और अगर मान लो ये कर दिया मैंने 31 मार्च को, 1 अप्रैल को कस्टमर को बताना है कि उसे खरीदना है कि नहीं खरीदना है। मान लो 1 अक्टूबर बोल रहे हैं, 1 अप्रैल को, अब कस्टमर दो चीज बोल सकते हैं, या तो यस या तो नो, ठीक है। अगर हाँ बोल देगा तो फिर से एक सेल का एंट्री कर देंगे, क्यों, क्योंकि सेल तो कैंसिल कर दिया था हम लोगों ने, उसे क्लोजिंग स्टॉक ही दिखाया था, तो हम लोग क्या कर देंगे, सेल का एंट्री पास करेंगे। अगर 2 दिन बाद पैसा मिलेगा तो डेटर टू सेल करेंगे, अगर उसी दिन पैसा मिल जाएगा तो कैश टू सेल्स करेंगे, ठीक है। या फिर अगर बाद में जब पैसा मिलेगा तो तब कर देंगे कैश टू डेटर। मतलब 1 अप्रैल को तीन कंसेप्ट हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कि 1 अप्रैल को ही उन्होंने पैसा दे दिया, अगर ऐसा बात हुआ था तो कैश टू सेल्स। अगर 1 अप्रैल को उन्होंने बोला कि हाँ हम खरीदेंगे लेकिन 2 दिन बाद पैसा देंगे, तो डेटर टू सेल, कैश टू डेटर, ये बन जाएगा। अगर नो हो गया है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने तो क्लोजिंग स्टॉक दिखा रखा है। क्योंकि अगर नहीं लेना है तो क्या होगा, उसका ट्रीटमेंट तो हम लोगों ने पहले ही कर लिया था, क्योंकि ईयर एंड आया था, ईयर एंड आया तो स्टॉक को तो सही दिखाना है, जो स्टॉक बिका ही नहीं उसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं। लेकिन अप्रूवल बेसिस पे तीन तरह का रिकॉर्डिंग होता है, जिसमें एक ये होता है कि हम लोग अप्रूवल बेसिस सेल को एक्चुअल सेल्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही वाला ट्रांजैक्शन हमें एडजस्ट करके दिखाना पड़ेगा। 2,400 pays rent for office was debited to landlord's account and was included in debtor। 2,400 रेंट का है, वो लैंडलॉर्ड के अकाउंट में डेबिट कर दिया गया है और डेटर के अकाउंट में इंक्लूड कर दिया गया है। ये दोनों ही गलत हुआ है, क्योंकि अगर रेंट जो है ऑफिस का है तो वो एक्सपेंस होगा बिजनेस का, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट में तो जाएगा नहीं, ठीक है। और डेटर में भी एडजस्ट नहीं होना चाहिए, तो डेटर को हमें सही करना पड़ेगा, रेंट को सही करना पड़ेगा। जनरल मैनेजर को कमीशन दिया जाएगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। वर्क मैनेजर इज टू बी गिवन ए कमीशन एट 12% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग जनरल मैनेजर कमीशन
एडमिशन एंड हिज ओन, ठीक है, तो ये एडजस्ट करना पड़ेगा, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने बोला है, नॉर्मल कंसेप्ट में बोला है, मतलब एक्रूअल बेसिस पे। तो इलस्ट्रेशन 10, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अरविंद trading and PL account for the year ended 31st of March 2013. Balance sheet as on 31st of March 2013. अच्छा, कैपिटल 1 लाख, पहले कैपिटल ही दे रखा है। मिस्टर अरविंद कुमार कैपिटल, वन लाख। मशीनरी 36,000, ये भी एडजस्टेड है डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसके अंदर ही डेप्रिसिएशन दे रखा है ट्रायल बैलेंस के अंदर। मशीनरी 36,000। अच्छा, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन पीएल में चला जाएगा 4,000, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। टू, यहाँ पर लिखते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 4,000। रिपेयर्स टू मशीनरी 5,200, टू repairs to machinery, repairs to machinery 5,200, wages 54,000, to wages 54,000। अच्छा, वेजेस के बाद सैलरी 21,000, इनकम टैक्स ऑफ मिस्टर अरविंद कुमार कैपिटल से लेस होगा, इनकम टैक्स फॉर मिस्टर अरविंद कुमार लेस इनकम टैक्स फॉर मिस्टर अरविंद कुमार 1,000।
कैश इन हैंड 4000, कैश इन हैंड 4000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,49,000, यहाँ लिख देते हैं लैंड एंड बिल्डिंग 1,49,000, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग पीएल में चला जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5,000, परचेज 2,50,000, परचेज रिटर्न 3,000, टू परचेज 2,50,000 लेस परचेज रिटर्न 3,000, माइनस करने से होगा 2,47,000, 98,000। इसमें अप्रूवल बेसिस वाला एडजस्ट करना पड़ेगा, लेस कर देंगे जितना अप्रूवल बेसिस का सेल है, सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस 10,000 का 12,000 में बेचा गया था, तो 12,000 का सेल कम करके दिखाना चाहिए, तो 12,000 का सेल कम करके दिखाएंगे, 4,86,000। अच्छा, सेल्स के बाद सिटी बैंक 7,600 बैलेंस शीट में जाएगा, सिटी बैंक 7,600। अच्छा, एक्रूड इनकम 3,000। अच्छा, एक्रूड इनकम 3,000 है। अब हम लोग इसे कहाँ दिखा देंगे, हम लोग इसे बैलेंस शीट में दिखा देंगे, क्योंकि हम लोग तो एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो नॉर्मली एक्रूड होने से कहाँ दिखाना चाहिए, बैलेंस शीट में ही दिखाना चाहिए, तो यहाँ पर दिखा देंगे एक्रूड इनकम। जैसे लास्ट दिन हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, एक्रूड इनकम ये हो जाएगा 3,000, इनकम है तो एसेट में जाएगा, करंट एसेट, सैलरी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में चला जाएगा 4,000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 4,000, बिल्स रिसीवेबल 30,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000, बिल्स पेएबल 16,000, लाइबिलिटी बिल्स पेएबल 16,000, बैड डेप्ट पीएल में जाएगा, टू बैड डेप्ट 2,000, टू बैड डेप्ट 2,000, डिस्काउंट ऑन परचेस बाई डिस्काउंट ऑन परचेस 7,080। अच्छा, डेटर
70,000। डेटर में सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं एडजस्टमेंट पूरा हो जाएगा, शायद जगह होगा कि नहीं देखना पड़ेगा। डेटर 70,000 एक बार लिखते हैं, फिर देखेंगे इसमें हो जाएगा कि नहीं। क्रेडिटर 60 to 520। क्रेडिटर अच्छा, ओपनिंग स्टॉक 74,000। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक 60,000, दो जगह पे पुट होगा। बाई क्लोजिंग स्टॉक 60,000। और जो सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस का मैंने कंसेप्ट समझाया कि 12,000 मैंने सेल कैंसिल कर दिया तो 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि स्टॉक तो प्रॉफिट के एक्सक्लूडिंग ऑफ प्रॉफिट रिकॉर्ड होता है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अप्रूवल बेसिस सेल। अप्रूवल बेसिस पे जो सेल किया है उसका क्लोजिंग स्टॉक 10,000। अच्छा, अब ये डेटर पे भी एडजस्टमेंट दिखेगा। अच्छा, डेटर पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डेटर से हम लोग लेस कर देंगे जितना एक्स्ट्रा दिख रहा है। डेटर है 70,000, यहाँ पर से लेस करेंगे सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस 10,000। 10 नहीं, यहाँ पर 12 होगा, क्योंकि डेटर तो 12,000 से ही रिकॉर्ड हुआ था। अच्छा, 70 और -12, यहाँ पर कितना आएगा। अच्छा, और भी यहाँ पर एडजस्टमेंट होगा, तो बिल्स रिसीवल मुझे नहीं लगता यहाँ पर लिखने से हम लोग का होगा। बिल्स रिसीवल 30,000, ये नीचे ही लिखना पड़ेगा। बिल्स रिसीवेबल 30,000। 6,000 एज बैड डेप्ट, राइट ऑफ 6,000 एज बैड डेप्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे लेस बैड डेप्ट 6,000। अब ये 6,000 यहाँ से भी दिखाना पड़ेगा, टू बैड डेप्ट बोल के 6,000 टू फर्दर बैड डेप्ट, या फिर इसमें ऐड करके दिखाना पड़ेगा टू फर्दर बैड डेप्ट 6,000। अच्छा, और पीबीडीडी क्रिएट करने बोला है 5%, तो टू पीबीडीडी टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट। लेस 5% पीबीडीडी। अब पीबीडीडी कितने पे क्रिएट होगा, ये माइनस करने से जितना आएगा उतने पे पीबीडीडी क्रिएट होना चाहिए। तो 70,000 माइनस ये हो गया 18,000, तो अगर 20 माइनस करने से 50 होगा, 48,000 हो रहा है। आई थिंक देख लेते कितना हो रहा है। 70,000 माइनस 18,000, 52,000 हो रहा है। 52,000 पे 5% का पीबीडीडी 5%, 2600, 2600, 70,000। मैम फर्दर बजट 1000 है या 600 है? 6,000 है कि 600 है? नहीं, 6,000 है। मैंने क्या 600 लिखा? नहीं, 6,000 ही है। पीएल 5%। में शायद 600 लिखा है। जो पहला वाला बैड टिप था पीएल में फर्दर बजट वहां पर लिखा है क्या 6,000? अच्छा, सॉरी 600, ठीक है, ठीक कर लेते हैं। हाँ, ये वाला। अच्छा, पीबीडीडी मुझे ठीक करना पड़ेगा। पीबीडीडी का क्या गलत हो जा रहा है? 70,000
डेटर ठीक लिखा है मैंने, डेटर चेक करते हैं। हाँ डेटर तो ठीक है, डेटर 70,000 माइनस 12,000 माइनस 6,000। अच्छा हाँ, और एक डेटर का एडजस्टमेंट था ना जो लैंडलॉर्ड के यहाँ पर दिखाया गया था कि 2,400 पेड एज रेंट फॉर ऑफिस वाज डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट एंड इंक्लूडेड इन डेटर, इसीलिए पीबीडीडी ज्यादा दिख रहा है, ये भी लेस होगा। पीबीडीडी का और एक एडजस्टमेंट होगा, बता रहे क्या होगा यहाँ पर। एक्रूड इनकम को भी मुझे नीचे लिखना पड़ेगा, नहीं होगा जगह, पहले इसको हटा के नीचे लिख लेते हैं। एक्रूड इनकम 3,000, एक्रूड इनकम 3,000। अच्छा, यहाँ पर बोला है कि लैंडलॉर्ड 2,400 पेज एट रेंट फॉर ऑफिस, ऑफिस का रेंट का खर्चा है जो लैंडलॉर्ड के अकाउंट में डेबिट कर दिया गया, डेटर में इंक्लूडेड है, तो डेटर ज्यादा दिख रहा है, डेटर से लेस करना पड़ेगा। लेस यहाँ पर दिखाएंगे पीबीडीडी के पहले, नहीं तो पीबीडीडी जो होगा वो एक्स्ट्रा डेटर पे हो जा रहा है, लेस करके दिखाना पड़ेगा रिलेटेड टू लैंडलॉर्ड। डेटर में इंक्लूड हो गया 2,400। अच्छा, 6,000। अब यहाँ पर पीबीडीडी 5%, पीबीडीडी एट द रेट ऑफ 5%, देखते हैं कितना आएगा। अब 52,000 आया था, 52,000 माइनस 2,400 इंटू 5%, ये क्या गया, 52,000 इंटू 5 इंटू 5%, 2,480 आ रहा है। अच्छा, 2,480, ठीक है, 2,480 आ रहा है, तो ये माइनस करने से आ जाएगा 49,600 आया था, 49,600 माइनस 2,480, 47,120। अब ये 2,480 पीएल में चार्ज कर देंगे, 2,480। अच्छा, अब एडजस्टमेंट में यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का 2 बार एडजस्टमेंट हो गया, 6,000 2 बार लिख दिया, एक बार डेटर में एक बार पीएल में, पीबीडीडी भी एक बार डेटर में एक बार पीएल में, मतलब बैलेंस शीट और पीएल। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वेर रॉन्गली अप्रूव्ड, ये वाला कहाँ कहाँ दिखाया हम लोगों ने, डेटर से 12,000 लेस किया, उधर ट्रेडिंग सेल से लेस किया, एक बार क्लोजिंग स्टॉक में 10,000 दिखा दिया, और 10,000 हमें बैलेंस शीट में जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे वहां पर ऐड करके दिखाना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखना पड़ेगा, और 10,000 भी लिखना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में गिवन है वो तो 60,000 है। और गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस का क्लोजिंग स्टॉक, अप्रूवल बेसिस क्लोजिंग स्टॉक 10,000। अच्छा, ये सब दो बार पुट हो गया। यहाँ पर गुड्स कॉस्टिंग ये हो गया, 2,400 पेज एट रेंट फॉर ऑफिस वाज डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट एंड वाज इंक्लूडेड इन डेटर। अच्छा, तो 2,400 रेंट का हम लोग को दिखाना पड़ेगा। अच्छा, रेंट तो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, जब लिखेंगे तब एडजस्ट करना पड़ेगा। तो रेंट कहाँ गया, रेंट मैंने लिखा नहीं है, वहां पर था ही नहीं कहीं पर रेंट, या फिर मैंने मिस कर दिया। नहीं नहीं था, फिर रेंट पूरा यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रेंट इस अकाउंट इसीलिए अपियर नहीं कर रहा है क्योंकि अकाउंटिंग ही फुल्ली गलत हो गया, पूरा ऑफिस रेंट जो था वो लैंडलॉर्ड अकाउंट और डेटर अकाउंट में चार्ज कर दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू रेंट बोल के 2,400 हम लोगों को एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग को इसको एडजस्ट करके भी दिखाना पड़ेगा, तो एक बार हम लोगों ने एडजस्ट कर दिया है, लैंडलॉर्ड का रेंट डेटर में चला गया था तो 2 जगह एडजस्ट हो गया, इसको पीएल में दिखा दिया, सही कर दिया, और वहां डेटर से लेस करके दिखा दिया। जनरल मैनेजर को कमीशन देना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन, और वर्क्समैन मैनेजर को कमीशन देना है 12% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग जनरल मैनेजर कमीशन, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले जीपी निकाल लेते हैं, उसके बाद ही ये कमीशन निकाल पाएंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट जब तक नहीं निकलेगा तब तक तो कमीशन नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। 70,000, तो 70,000 ऐड करने से यहाँ पर 6,000
5,56,000 होना चाहिए, हाँ 5,56,000 टू जीपी ट्रांसफर 5,56,000। अच्छा यहाँ पर 74,000 प्लस 2,47,000। हाँ बोलो कितना हो रहा है? 1,81,000। अच्छा 1,81,000। 1,81,000। अब इसे ब्रॉड डाउन कर लेते हैं बाई जीपी। अच्छा यहाँ जगह नहीं है, नीचे ही कर लेते हैं बाई जीपी। $1,81,000 प्लस 1,780, तो टोटल हो गया 1,98,80। 1,98,80। अच्छा इधर है 2,400, 4,000, 5,200, मतलब 9,200, 9, 10, 11,000, ये 21 है, 9,200 प्लस 21,000 प्लस 7,000 प्लस 6,000 प्लस 2,480 प्लस 2,400, 48,080। 48,080 माइनस 1,98,80 टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 48,080। तो ये हो गया 1,50,000 हो रहा है क्या? नहीं 1,20,000 आंसर होना चाहिए। वन लाख 20। अच्छा कुछ लिखा नहीं होगा मैंने, चेक करते हैं क्या नहीं लिखा। 4,000 depreciation on machine, repairs to machinery 5,200, salary 21,000। अच्छा 5,000 का depreciation on building, bad debt 2,000, bad debt 2,000, further bad debt 6,000, provision नया वाला 2,480। ओ अच्छा कमीशन ये सब एडजस्ट नहीं किया ना, 1,50,000 आ रहा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, फिर इसको ब्रॉड डाउन करके कमीशन दिखा देंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर ऑल कमीशन। ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं बाय नेट प्रॉफिट, या फिर वर्किंग नोट करके भी कर सकते हैं, फिर कमीशन लिख के नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। बिफोर ऑल कमीशन 1,50,000। अच्छा कमीशन का क्या बोला है? जनरल मैनेजर इज टू गिवन कमीशन एट 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन। वर्क मैनेजर इज टू गिवन ए कमीशन ऑफ 12% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग जनरल मैनेजर कमीशन एंड इट्स ओन कमीशन। तो इनको ही पहले मिलेगा वर्क मैनेजर को, तो टू वर्क मैनेजर कमीशन। तो प्रॉफिट का कितना परसेंट मिलेगा? डायरेक्ट ही चार्ज हो जाएगा क्योंकि बोल रहा है इनको कमीशन मिलेगा 12% नेट प्रॉफिट का। और इसमें क्या क्या चार्ज नहीं होना चाहिए? इसमें ना तो जनरल मैनेजर का कमीशन चार्ज होना चाहिए ना तो उनका, तो डायरेक्ट इस पे ही मिलेगा। 1,50,000 पे ना तो जनरल मैनेजर का कमीशन चार्ज किया हुआ है ना तो वर्क मैनेजर का, तो 18,000 हो गया। अच्छा फिर हम लोग लिखेंगे टू जनरल मैनेजर कमीशन।
ये कैसे मिलेगा? जनरल मैनेजर कमीशन इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो नेट प्रॉफिट का 10% आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, यानी 10 बाई, ये जो 10% बोला है ये 10/110 हो जाएगा। ये लॉजिक मैंने क्वेश्चन में दिखाया भी था। तो 1,50,000 माइनस 18,000, इसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उस पे 10/110। मैंने एक्स के साथ भी क्वेश्चन को सॉल्व करके एक बार समझाया था क्यों ऐसा होता है। तो 1,50,000 माइनस 18,000 into 10/110। 12,000। तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल 1.5 लाख है, ये ऐड करने से हो जाता है 30,000, तो 1,20,000 हो गया। 1,20,000 हो जाएगा कैपिटल, सॉरी नेट प्रॉफिट, जो कि ट्रांसफर टू कैपिटल हो जाएगा। नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड नेट प्रॉफिट 1 लाख प्लस 1,20,000, 2,20,000 माइनस 1,000, 2,19,000 प्लस 62,520 प्लस 4,000 प्लस 16,000, 3,01,520। और अच्छा, कमीशन पेएबल जो दो है उसका हमें यहाँ पर आउटस्टैंडिंग दिखाना पड़ेगा, मतलब कमीशन आउटस्टैंडिंग बोल के, क्योंकि वो तो एडजस्टमेंट में था ना, तो 2 बार होगा। एक हो जाएगा वर्क्स मैनेजर का और एक हो जाएगा जनरल मैनेजर का। तो वर्क्स मैनेजर का 18,000, जनरल मैनेजर का 12,000, यानी कि जितना अमाउंट आया अभी प्लस 30,000, 3,31,520। लेकिन आंसर टैली नहीं हो रहा है, देखते क्या नहीं लिखा मैंने। 4,000, अच्छा ये सिटी बैंक जो था ये शायद ओवरड्राफ्ट था, मैंने देखा नहीं। सिटी बैंक यहाँ पर देखते हैं, हाँ सिटी बैंक क्रेडिट साइड में था, यानी ओवरड्राफ्ट दिया है बैंक ने, तो सिटी बैंक तो यहाँ पर होगा नहीं, ये गलत हो जा रहा है। 7,600, ये सिटी बैंक का बैंक बैलेंस तो नहीं दिख रहा है, डेबिट साइड नहीं है, क्रेडिट साइड है, तो ये ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस सिटी बैंक का। यहाँ पर लिखेंगे ओ बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ सिटी बैंक 7,600। तो जितना आया था अमाउंट उसमें 7,600 ऐड कर देते, 3,39,120। हाँ अभी टैली हो रहा है यहाँ पर आंसर के साथ, 3,39,120। तो इधर कितना हो जाएगा? 60 सही आ रहा है, अच्छा 3,39,120 ये हो गया। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अभय runs a small shop and deals in a various goods. He has not been able to tally his trial balance and has closed it by taking difference to suspense account. तो इनका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, सस्पेंस अकाउंट दिखा के इन्होंने क्लोज कर दिया। अभय कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटल जो है लाइबिलिटी ड्रॉइंग्स कैपिटल से लेस हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाएगा, परचेज एंड रिटर्न दोनों एक साथ दे रखा है, रिटर्न का क्रेडिट साइड है, क्रेडिट रिटर्न यानी परचेज रिटर्न है, सेल्स एंड रिटर्न, अच्छा इसके साथ ही दे रखा है, मतलब ये सेल्स का अमाउंट 8,50,000, 34,000 सेल्स का रिटर्न, ड्यू फ्रॉम कस्टमर एंड टू क्रेडिटर, मतलब डेटर क्रेडिटर बता रखा है, 95,000 डेटर, 3,25,000 क्रेडिटर, एक्सपेंसेस पीएल में जाएगा, कैश बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन नेगेटिव है, देखो फिर से क्रेडिट साइड में कैश बैलेंस दिख रहा है, मतलब कैश इन हैंड नेगेटिव है, ये बीओडी नहीं है कि लाइबिलिटी साइड लिख दे, ये नेगेटिव कैश बैलेंस है। अगर बैंक का नेगेटिव कैश बैलेंस होता है तो हम लोग बीओडी दिखा देते हैं,
बैंक डिपोजिटेड एंड इंटरेस्ट अर्न, बैंक में डिपॉजिट किया गया है 55,000, इंटरेस्ट अर्न 5750। सस्पेंस में 4000 दिखा के टैली करना पड़ा है, एडवर्टाइजमेंट 2 लाख दिख रहा है, मतलब एसेट बोल रहा है डेबिट साइड में, यानी कि एक्सपेंस है। मिस्टर अभय हैज रिक्वेस्टेड यू टू हेल्प हिम इन टैलिंग हिज ट्रायल बैलेंस एंड ऑल्सो प्रिपेयर्ड हिज फाइनल अकाउंट्स ऑन इन्वेस्टिगेशन ऑफ हिज बुक्स, यू गेट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अच्छा, तो इन्होंने बोला है कि ट्रायल बैलेंस भी टैली कर दो और फाइनल अकाउंट्स बना दो, और कुछ इन्वेस्टिगेट करते हुए डिटेल्स जो मिला है हमें, क्लोजिंग स्टॉक है 45,000 एट कॉस्ट एंड कुड सेल ओवर दिस वैल्यूज। तो बोल रहे हैं मतलब मार्केट वैल्यू भी यही है और कॉस्ट भी यही है, तो इसी में रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट 45,000 वही आ रहा है, एक ही वैल्यू दे रखा है। डेप्रिसिएशन 30,500 नीड्स टू बी प्रोवाइडेड फॉर द ईयर। तो ये दो चीज दो जगह पे जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट ट्रेडिंग, डेप्रिसिएशन जो है बैलेंस शीट पीएल। अच्छा, यहाँ पॉइंट नंबर 3 से जो है एडजस्टमेंट स्टार्ट हो रहा है, देखो क्या बोला है। ए विथड्रॉल स्लिप, ए विथड्रॉल स्लिप इंडिकेट ए कैश विथड्रॉल ऑफ 15,000। एक विथड्रॉल स्लिप है जहां पर कैश विथड्रॉल दिखा रहा है 15,000, इसका एंट्री क्या होना चाहिए, कैश विथड्रॉल का एंट्री होना चाहिए कैश टू बैंक, बट इन्होंने गलती क्या किया है, देखो विच वॉज चार्ज एज ड्रॉइंग, जिसे ड्रॉइंग की तरह ट्रीट कर दिया गया है गलती से। हाउएवर, उसके बाद और एक गलती, हाउएवर इट वॉज नोटिस दैट 11,000 वॉज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस ओनली एंड वॉज एंटर्ड एज एन एक्सपेंस इन कैश बुक। तो ये बिजनेस पर्पस में यूज हुआ है और कैश बुक में एज ए एक्सपेंस दिखाया गया है, इसका हमें ट्रीटमेंट दिखाना पड़ेगा, ठीक है, ये रेक्टिफाई करना पड़ेगा। गुड्स वर्थ 19,000 वेयर परचेज्ड ऑन 24th of March 2013 and sold on 29th of March 2013 for 23,750. Sales were recorded correctly but purchase invoice was missed out. तो एक प्रोडक्ट था जो खरीद के बेचा गया, सेल का एंट्री करेक्ट है बट परचेज मिस्ड आउट है, तो एंट्री करना पड़ेगा। परचेज रिटर्न 1500 वेयर रूटेड थ्रू सेल्स रिटर्न पार्टीज वाज करेक्टली पोस्टेड। तो परचेज रिटर्न जो है 1500, वहां पर हम लोग पार्टी अकाउंट करेक्टली पोस्टेड किए हैं, बट परचेज रिटर्न को सेल्स रिटर्न दिखा दिया, वेयर रूटेड थ्रू सेल्स रिटर्न। एक्सपेंसेस इंक्लूड 3,750 रिलेटेड टू द पीरियड आफ्टर 31st March 2013। ये तो नॉर्मल एडजस्टमेंट है, कि इसका मतलब ये क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस है 3,750 रिलेटेड टू द पीरियड आफ्टर 31st March 2013 का है, तो अभी से दे दिया है तो लेस करेंगे, प्रीपेड है, बैलेंस शीट में करेंट एसेट में चला जाएगा। परचेज ओवरकास्ट दिख रहा है 1000 से ज्यादा दिख रहा है, तो पोस्टिंग टू सप्लायर अकाउंट इज करेक्ट। तो परचेज में जो मतलब एंट्री हुआ है वो 1000 से ज्यादा हुआ है, बट सप्लायर अकाउंट सही करेक्ट हुआ, मतलब सही पोस्टेड किया हुआ है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में क्या होता है, पार्शियल एरर होता है, फुल्ली एरर होता है। पार्शियल एरर का मतलब क्या है, डेबिट एंट्री सही है क्रेडिट एंट्री गलत है, या क्रेडिट सही है डेबिट गलत है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट विल यूजफुल फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर 5 years। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा जो है वो 5 साल तक रेवेन्यू जनरेट करेगा, इस तरह का एक खर्चा बता रहा है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन बताया कि एडवर्टाइजमेंट को कैसे ट्रीट करना है, तो वो हम लोग देखेंगे, पहले रेक्टिफिकेशन एक बार कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6 ये सब रेक्टिफिकेशन है। तो देखो यहाँ पर पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं रेक्टिफिकेशन के लिए। तो हम यहाँ पर 3 कॉलम बनाएंगे रेक्टिफिकेशन के लिए। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, क्या हुआ है, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइड एंट्री। अच्छा, सबसे पहले विथड्रॉल स्लिप वाला था, तो वहां पर क्या हुआ है, कैश विथड्रॉल हुआ है। तो कैश विथड्रॉल होने से क्या एंट्री होगा, कैश विथड्रॉल होने से हमेशा होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। सही एंट्री होना क्या चाहिए था, ये देखो पॉइंट नंबर 3 से, ये विथड्रॉल स्लिप इंडिकेट कैश विथड्रॉल ऑफ 15,000, तो एंट्री होना चाहिए था, करेक्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। गलत क्या हो गया है, बोल रहे हैं कि विच वॉज चार्ज एज ड्रॉइंग, ड्रॉइंग्स दिखा दिया, ठीक है। कैश विथड्रॉल किया फिर उसे ड्रॉइंग्स दिखा दिया, गलती ये है, होना ये चाहिए था, दिखा रहा है ड्रॉइंग्स।
अच्छा, इसके बाद बोल रहा है कि ड्राइंग्स तो दिखाया गया, फिर बोल रहा है हाउएवर इट वाज नोटिस दैट 11,000 वाज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस ओनली। ड्राइंग्स तो दिखाया लेकिन इसमें से 11,000 जो है वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज हुआ था। मतलब सही क्या एंट्री होगा? अगर बिजनेस पर्पस के लिए यूज होगा तो सही एंट्री होगा, ये ए पॉइंट में ही चल रहा है, सही एंट्री होगा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, बिजनेस का एक्सपेंस टू कैश। पैसा निकालने के बाद अगर उस पैसे को हम लोग बिजनेस पर्पस में यूज करते हैं तो उसका पैसा निकालने का एंट्री कैश टू बैंक, और एक्सपेंसेस पे करने का एंट्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर पर्सनल एक्सपेंस नहीं होकर बिजनेस एक्सपेंस है, जो कि क्वेश्चन में बता रहा है। बट गलती क्या किया हम लोगों ने, पूरा का पूरा ड्रॉइंग्स दिखा दिया है जो पैसा विदड्रॉल किया था उसको। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि एंड वाज एंटर्ड एज एक्सपेंस इन कैश बुक, कैश बुक में एक्सपेंस दिखा दिया। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, ये एंट्री होना चाहिए था। ठीक है, मतलब कैश टोटल डेबिट 15,000, क्रेडिट 11,000, ये होना चाहिए था। लेकिन हम लोगों का क्या हो गया, हम लोगों ने 15,000 का कैश और भी क्रेडिट कर दिया। देखो यहाँ पर पॉइंट समझना पड़ेगा, हम लोगों को रेक्टिफाई क्या करना पड़ेगा। देखो ड्राइंग्स जो है डेबिट हो रखा है, बट ड्राइंग्स डेबिट होना नहीं चाहिए। ठीक है, ड्राइंग्स का तो कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा है, ड्राइंग्स डेबिट हो रखा है बट ड्राइंग्स तो डेबिट नहीं होगा क्योंकि ड्राइंग्स तो हुआ ही नहीं है, बिजनेस एक्सपेंस हुआ है। तो जितने पैसे को हम लोगों ने ड्राइंग्स पूरा 15,000 दिखा दिया है, बट सोचो कि 15,000 में 11,000 एक्सपेंस है, बाकी का जो है उसका भी कुछ बताया नहीं है 4,000 का कि वो ड्राइंग्स होगा कि एक्सपेंस होगा। लेकिन हम लोग विड्रॉल के जगह फुल्ली एंट्री ड्राइंग्स का दिखा दिए, विड्रॉल करने के बाद फुल्ली एंट्री ड्राइंग्स का दिखा दिए, जबकि पार्टली एक्सपेंस का ड्राइंग्स एक्सपेंस का एंट्री दिखाना चाहिए था। ये पॉइंट हो रहा है कि पैसा निकाला गया फिर उससे कुछ पैसा एक्सपेंस की तरह बिजनेस में लगा दिया गया, ये सिचुएशन होना चाहिए था, ये सिचुएशन होना चाहिए था। ठीक है, बट सिचुएशन क्या कर दिया इन्होंने, इन्होंने पैसा निकालने के बाद ड्राइंग्स दिखा दिया सारा का सारा पैसा। ठीक है, जबकि ड्राइंग्स कितना है वो तो अभी हमें पता ही नहीं है, ड्राइंग्स है भी कि नहीं, एक्सपेंसेस है वो पता है कितना 11,000 से, तो ड्राइंग्स 11,000 तो होगा नहीं, इतना तो कंफर्म है। 15,000 में 11,000 तो ड्राइंग्स होगा नहीं, तो हम लोग ड्राइंग्स को कैंसिल आउट कर देंगे 11,000 से। तो ड्राइंग्स डेबिट था तो ड्राइंग्स को कैंसिल आउट कर देंगे 11,000 से। ठीक है, अच्छा अब कैश का देखो, कैश का हम लोगों ने क्या कर दिया है, हम लोगों ने कैश यहाँ पर 15,000 डेबिट दिखाया। ठीक है, फिर यहाँ पर 11,000 जो है क्रेडिट दिखाया, और यहाँ पर 15,000 हम लोगों ने क्रेडिट दिखा रखा है, तो टोटल 26,000 हम लोगों ने क्रेडिट दिखा दिया। देखो ये तो विथड्रॉल एंट्री है ये, ठीक है, उसके बाद का ट्रीटमेंट गलत हुआ है, तो कैश सिर्फ 11,000 ही हम लोग का क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन टोटल कितना क्रेडिट दिख रहा है 11 और 15, 26,000। तो हम लोग को अगर 11,000 ही दिखाना चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट बाकी को रिवर्स कर देंगे 11,000 से। देखो कैश को 11,000 से हम लोग रिवर्स कर देंगे। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि जो क्रेडिट एंट्री था वो सही था। ये देखो ये सिचुएशन था, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर ड्राइंग्स दिखा दिया, तो ड्राइंग्स जब दिखाया 15,000 क्रेडिट किया, ठीक है, लेकिन 11,000 क्रेडिट करना चाहिए था, तो ऑलरेडी 15,000 तो क्रेडिट था ही ना, तो 11,000 हम लोगों ने एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया, सेकेंड टाइम और क्रेडिट करने का जरूरत नहीं था, तो हम लोगों ने क्या किया एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया, तो उतने से क्रेडिट हमें कम कर देना चाहिए, और ड्राइंग्स जितना दिखाया है उतना ड्राइंग्स डेबिट होगा ही नहीं। ठीक है, तो जितना कम होगा उतना हम लोगों ने कम कर दिया, क्योंकि ये ड्राइंग्स नहीं है पूरा का पूरा, ये जो पैसा विथड्रॉल हुआ है ये ड्राइंग्स नहीं है, ये पूरा का पूरा पैसा जो है उसका 11,000 एक्सपेंस है, बाकी 4,000 का अभी तक नहीं पता क्या है। ठीक है, तो जितना हम लोग का ड्राइंग्स नहीं उतने से ड्राइंग्स कम कर दिया, और कैश का क्या हुआ, कैश 11,000 क्रेडिट होना चाहिए था, हम लोगों ने 15,000 क्रेडिट कर रखा है। ठीक है, पैसा विथड्रॉल के बाद, तो हम लोग को कितना करना पड़ेगा, कैश यहाँ पर टोटल क्रेडिट हो गया है 11 और 15,000, तो हम लोगों को जितना कैश क्रेडिट कम होना चाहिए उतना उतना कम करके दिखाएंगे। कैश जो है हम लोग का 11,000 कम क्रेडिट दिखाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग ड्राइंग्स का एंट्री दे रहे थे, गलती से भी दे रहे थे, तो हम लोगों का टू कैश जो है वो सही हुआ था, टू कैश जो है वो सही एंट्री हुआ था 15,000, फिर से हम लोगों ने एक्सपेंसेस का एंट्री डाल दिया 11,000, तो 26,000 कैश का क्रेडिट दिखा दिया, जबकि कैश क्रेडिट जो है वो 26,000 नहीं, सिर्फ कितना होना चाहिए 11,000 ही होना चाहिए। तो 26,000 को एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 11,000 से कैश को हमें कैंसिल आउट कर देना पड़ेगा, ये हो रहा है रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है, ये हो गया
रेक्टिफिकेशन एंट्री इस पॉइंट का। फिर से बता देते हैं, विथड्रॉल स्लिप इंडिकेट ए कैश विथड्रॉल ऑफ 15,000 विच वाज चार्ज एज ड्राइंग। तो विथड्रॉल करने का एंट्री वो ठीक था, लेकिन विथड्रॉल करने के बाद उसे ड्राइंग्स में ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि ड्राइंग्स हुआ नहीं है पूरा। यहाँ पर 11,000 एक्सपेंस हुआ है, ये कंफर्म है। तो इसका मतलब फिर एक्सपेंस का एंट्री होना चाहिए था, सही, एक्सपेंसेस टू कैश, लेकिन हम लोगों ने क्या दिखा दिया है, ड्राइंग्स टू कैश दिखा दिया, ठीक है। यही चीज गलत हुआ है। हाउएवर इट वाज नोटिस दैट 11,000 वाज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस ओनली एंड वाज एंटर्ड एज एक्सपेंस इन कैश बुक। तो सही में भी क्या हुआ है, मतलब रॉन्ग एंट्री में भी हम लोगों ने, ये देखो, ये होना चाहिए और ये हुआ भी है ना, ये होना चाहिए और ये हुआ भी है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, ये करेक्ट एंट्री होता, कैश टू बैंक एक्सपेंसेस टू कैश। बट यहाँ पर हुआ क्या, कैश टू बैंक यहाँ पर भी हुआ, सही एंट्री कैश टू बैंक वाला इन्होंने भी किया। फिर गलती क्या क्या हुआ वो मैंने जस्ट यहाँ पर लिस्ट डाउन किया है, ड्राइंग्स टू कैश कर दिया है, बट होना क्या चाहिए था, एक्सपेंसेस टू कैश, ठीक है। तो इसका रेक्टिफिकेशन इस तरह से होगा, ये नहीं भी लिखने से चलेगा, ये तीन चीज लिखने से ही हो जाएगा, काफी है, ठीक है। तो विथड्रॉल हुआ, उसके बाद एक्सपेंस हुआ, पर ट्रीट ड्राइंग का कर दिया गया, गलती था। ड्राइंग्स को कैंसिल करो, जितना एक्सपेंस दिखा दिया है, तो एक्सपेंस 11,000 है, ड्राइंग्स 15,000 का कोई रिलेशन है ही नहीं, क्योंकि एक्चुअली में 15,000 ड्राइंग्स हुआ ही नहीं है, तो 11,000 एक्सपेंसेस हुआ है, तो ड्राइंग्स 11,000 से हम लोग कम कर देंगे, कैश क्रेडिट 11,000 दिख रहा है, ठीक है, एक्सपेंस था, तो हम लोगों ने ड्राइंग्स का यहाँ पर कैश क्रेडिट 15,000, तो टोटल हम लोगों ने 26,000 कैश क्रेडिट कर दिया है गलती से और एक बार सही करके, तो 26,000 कर दिया है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैश को डेबिट करना पड़ेगा, तो एडजस्ट हो जाएगा। ये देखो 26,000 से 11,000 माइनस कर दो, यहाँ पर हो गया 15,000, तो 15,000 का ही कैश का क्रेडिट मिलेगा, ठीक है, 15,000 ही कैश क्रेडिट दिखेगा यहाँ पर ओवरऑल। अच्छा, पॉइंट नंबर बी देखो, पॉइंट नंबर बी में क्या बोला है, मतलब दूसरा वाला जो एडजस्टमेंट था, परचेज रिटर्न 1500, ये नहीं, गुड्स वर्थ 19,000 वाज परचेज एंड सेल्स वर रिकॉर्डेड करेक्टली बट परचेज इनवॉइस वाज मिस्ड आउट। तो ये क्या है, ये है करेक्ट एंट्री, क्या होना चाहिए था, परचेज इनवॉइस मिलने पे एंट्री क्या रिकॉर्ड होता है, परचेज टू क्रेडिटर रिकॉर्ड होता है, सही एंट्री ये होना चाहिए था, कितने से, 19,000 से, बट गलती क्या हुआ है, एंट्री वाई नहीं, मतलब मिस्ड आउट हो गया। तो सही कैसे करेंगे, एंट्री पास करना पड़ेगा, अगर एंट्री नहीं हुआ, इसे बोलते हैं ओमिशन, ठीक है। अगर हम लोग जब इसको पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये देखो, परचेज हम लोगों ने किया था, तो परचेज टू क्रेडिटर होना चाहिए था, कोई भी एंट्री नहीं पास हुआ है, तो अभी एंट्री पास कर देना पड़ेगा, 19,000 का हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर बोला है एक्सपेंसेस इंक्लूड 3,750 प्रीपेड, ये तो नहीं होगा, ये वाला परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न यहाँ पर 1500 वेयर रूटेड थ्रू सेल्स रिटर्न, पार्टी अकाउंट हैज करेक्टली पोस्टेड। तो परचेज रिटर्न का सही एंट्री क्या होता है, क्रेडिटर कैंसिल हो जाता है, क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न, ये एंट्री होना चाहिए, सही एंट्री ये होना चाहिए, क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न। कितना अमाउंट है, परचेज रिटर्न है 1500, बट गलती क्या हुआ है, बोल रहे हैं कि गलती ये है कि परचेज पार्टी अकाउंट बोल रहा है सही से पोस्ट हुआ है, ये देखो पार्टी अकाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड, मतलब क्रेडिटर सही किया है हम लोगों ने, क्रेडिटर जितने से डेबिट होना चाहिए था उतने से ही डेबिट किया है, तो इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, परचेज रिटर्न जो है उसको हम लोगों ने क्या कर दिया है, सेल्स रिटर्न के थ्रू से ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो टू परचेज रिटर्न होता है, ये एंट्री हुआ ही नहीं, ये एंट्री हम लोगों ने किया नहीं, उसकी जगह सेल्स रिटर्न कर दिया, तो सेल्स रिटर्न हो जाता है डेबिट, ठीक है, मतलब दो डेबिट एंट्री डाल दिया है 1500, ठीक है, दो डेबिट एंट्री कर दिया। अब इसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो देखो रेक्टिफाई कैसे किया जाता है, करेक्ट, क्रेडिटर डेबिट होना चाहिए, क्रेडिटर डेबिट हुआ है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होना चाहिए, परचेज रिटर्न क्रेडिट नहीं हुआ है, तो अभी क्रेडिट करेंगे 1500। क्या सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए था, नहीं, ऐसा कोई कंसेप्ट होना ही नहीं है, सेल्स रिटर्न तो था ही नहीं, तो कैंसिल करेंगे, डेबिट था क्रेडिट कर देंगे, सेल्स रिटर्न 1500 से क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब एंट्री में डेबिट क्रेडिट दोनों ही होता है, तो अगर मैंने क्रेडिट कर दिया तो डेबिट तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो डेबिट किसको करेंगे, सस्पेंस को, ये हो जाएगा 3,000, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 3,000। नॉर्मली सस्पेंस जो होता है वो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद और फाइनल अकाउंट्स के पहले का केस में, अगर हमें
वन साइडेड एंट्री नहीं पता चलता है क्या करना चाहिए, देन वी कैन यूज सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। अच्छा, और लास्ट एक एडजस्टमेंट, परचेज बुक वाज ओवरकास्टेड, परचेज ज्यादा दिखा दिया, ठीक है। तो हम लोगों का यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट जो है, सही एंट्री में जितना होना चाहिए उतना ही डेबिट कर रखा होगा, ठीक है। जितना होना चाहिए उतना ही डेबिट कर रखा हो, बट गलती क्या हुआ है, परचेज अकाउंट जो है वो हम लोगों ने 1,000 रुपए ज्यादा दिखा रखा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट 1,000 ज्यादा है, जबकि सप्लायर अकाउंट करेक्ट है। टू क्रेडिटर, अमाउंट पूरा नहीं पता है यहाँ पर, जो भी अमाउंट हो XYZ जो भी क्यों ना हो, हम लोगों ने परचेज जो है एक्स प्लस 1,000 दिखा रखा है, सीधा सा बात इतना है समझने के लिए मैंने बताया। मान लो परचेज एक्स होना चाहिए, बट हम लोगों ने X+1,000 कर दिखाया है, मतलब ज्यादा, जबकि पार्टी अकाउंट को सही पोस्ट किया, यानी एक्स होना चाहिए तो एक्स ही पोस्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स, ये जस्ट समझाने के लिए मैंने बोला ओवरकास्टेड का मतलब क्या होता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये अमाउंट अमाउंट सही है, यहाँ पर ये जो है ये गलत दिखा रखा है, तो परचेस को हम लोग 1,000 से कम करके दिखाएंगे, टू परचेस। अब एंट्री जो है, डेबिट में तो कुछ रिवर्स भी नहीं आ रहा है, कुछ करना भी नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको सस्पेंस अकाउंट दिखाएंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1,000। तो देखो सस्पेंस अकाउंट 3,000 डेबिट 1,000 डेबिट, यानी 4,000 डेबिट हो गया। और अगर ट्रायल बैलेंस देखोगे तो सस्पेंस अकाउंट 4,000 क्रेडिट था, यानी यही गलती था, ये दो गलती की वजह से सस्पेंस आया था। तो सस्पेंस डेबिट 4,000 टू सस्पेंस क्रेडिट 4,000, सस्पेंस कैंसिल होकर ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा। बस, और यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अब हम लोग जस्ट जो फाइनल अकाउंट्स है वो प्रिपेयर कर लेंगे। अभय runs a small business, अच्छा, in the books of Mr. Abhay. In the books of Mr. Abhay. In the books of Mr. Abhay, trading and profit and loss account for the year ended for the year ended 31st March 2013. Question number 11. इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, शायद छोटा सा जगह में ही हो जाएगा। ट्रेडिंग PL बैलेंस शीट। एसेट लाइबिलिटी। Awas capital 1,50,000, drawing 75,000. Less
ड्राइंग्स है 75,000. फिक्स्ड एसेट्स फिक्स्ड एसेट 1,35,000. ओपनिंग स्टॉक 36,500. अच्छा, परचेज एंड रिटर्न 6,75,000, 13,500. अच्छा, परचेज में बहुत सारा एडजस्टमेंट वैसे भी होने वाला है. टू परचेज 6,75,000 लेस रिटर्न. क्रेडिट रिटर्न परचेज का होता है 13,500. अच्छा, परचेज का एडजस्टमेंट हम लोगों ने यहाँ पर भी देखा, रेक्टिफाई किया हुआ है. परचेज को डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि एक हम लोगों ने इनवॉइस में एंट्री किया ही नहीं. इनवॉइस आया था परचेज का बट उसका एंट्री नहीं हुआ, सेल एंट्री हुआ था. तो परचेज बढ़ाना पड़ेगा, 19,000 से डेबिट हुआ है और 1,000 ज्यादा दिखाया गया था, उसे कम करना पड़ेगा. तो रेक्टिफिकेशन इस तरह से हो जाएगा. ऐड करेंगे एडिशनल परचेज मिस्ड आउट. परचेज मिस्ड आउट 19,000 ऐड हो जाएगा. और लेस करेंगे परचेज परचेज ओवर कास्टेड, ज्यादा दिखा दिया. कास्टिंग यानी ऐड होता है, तो ऐड में ज्यादा दिखा दिया था 1,000, तो ये कम करना पड़ेगा. अच्छा, अब देखते कितना होगा. 6,75,000 6,75,000 minus 13,500 plus 19,000 minus 1,000. 6,79,500. अच्छा, और कुछ रिटर्न था, और एक रिटर्न भी था. परचेस रिटर्न 1,500 वेयर रूटेड थ्रू सेल्स रिटर्न. ओ, ये भी तो था. ये वाला यहाँ पर परचेज रिटर्न हुआ है 1,500, वो हम लोगों ने दिखाया नहीं, तो इसका भी दिखाना पड़ेगा. परचेज रिटर्न लेस परचेज रिटर्न 1,500, तो जितना आया माइनस 1,500, मतलब 6,74,000. नहीं, 74 होगा क्या? 1,500 नहीं, 6,78,000 आ रहा है, क्योंकि मेरे पहले आया था 6,79,500, तो 6,78,000 हो जाएगा. अच्छा, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक परचेज. अच्छा, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न. सेल्स एंड सेल्स रिटर्न 8,50,34,000 बाई सेल्स 8,50,000 रिटर्न 34,000. और एक सेल्स दिखा दिया था हम लोगों ने, परचेज रिटर्न को सेल्स रिटर्न दिखा दिया 1,500, तो सेल्स रिटर्न ज्यादा दिख रहा है, 1,500 से क्रेडिट करना पड़ेगा. तो ऐड करेंगे क्योंकि सेल कम दिख रहा है, हुआ था परचेज रिटर्न, दिखा दिया सेल्स रिटर्न, तो सेल्स कम दिख रहा है, सेल्स को ऐड करेंगे, मतलब सॉरी इंक्रीज करेंगे, तो ऐड करना पड़ेगा. रेक्टिफाइड रेक्टिफिकेशन लिख देते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग रिटर्न 1,500. तो 8,50,000 माइनस 34,000 प्लस 1,500, 8,17,500. अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे ड्यू फ्रॉम कस्टमर एंड क्रेडिटर. तो डेटर क्रेडिटर, डेटर एंड क्रेडिटर, डेटर क्रेडिटर. डेटर 95,000, क्रेडिटर 3,25,000.
अच्छा, क्रेडिटर में तो एडजस्ट भी होगा, मिस्ड आउट हुआ था 3,25,000, और यहाँ पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंट्री देखने से ही पता चलेगा क्रेडिटर 19,000 बढ़ाना पड़ेगा, इनवॉइस जो है उससे एंट्री नहीं हुआ था, तो ऐड करना पड़ेगा मिस्ड आउट परचेज। $3,44,000, तो दो बार पोस्टिंग हो गया। वो 19,000 वाला जो एडजस्टमेंट था, यानी कि ये वाला, ये जो एडजस्टमेंट था इसका दो बार पोस्टिंग हो चुका, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कौन सा है, एक्सपेंसेस 45,750, ये चला जाएगा पीएल में 45,750। टू एक्सपेंस 45,750। कैश नेगेटिव दिख रहा है 3,000, तो यहाँ पर कैश नेगेटिव दिखा देते हैं। कैश नेगेटिव में दिखाएंगे 3,000 एसेट साइड में, ये कोई बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है कि हम लोग लाइबिलिटी साइड दिखा दें। बैंक डिपॉजिटेड एंड इंटरेस्ट अर्न 55,000, बैंक डिपॉजिट यहाँ पर ही कर लेते हैं, बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट तो एसेट हो जाएगा, तो यहाँ पर करते हैं बैंक, इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, इसके ऊपर लिख देते हैं बैंक डिपॉजिट 55,000। अच्छा, इसके बाद है इंटरेस्ट अर्न 5,750, 5,750। अच्छा, सस्पेंस अकाउंट इसको तो हम लोगों ने सही कर दिया, एडवर्टाइजिंग बोला है 2 लाख। अच्छा, एडवर्टाइजिंग 2 लाख बोला है, तो ये पीएल में जाना चाहिए, टू एडवर्टाइजमेंट बोल के 2 लाख। अच्छा, अब एडजस्टमेंट देख लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक 45,000 बाई, ये बैलेंस शीट में भी जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक 45,000, क्लोजिंग स्टॉक 45,000। अच्छा, डेप्रिसिएशन 13,500 लेस डेप्रिसिएशन। अच्छा, ये पीएल में भी जाना चाहिए, 13,500 का डेप्रिसिएशन, 13,500 लेस करने से हो जाएगा 1,21,500 टू डेप्रिसिएशन 13,500 टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट 13,500। विथड्रॉल स्लिप वाला जो था, इसका एडजस्टमेंट हम लोगों ने कहाँ कहाँ किया, एक बार देख लेते हैं। अच्छा, विथड्रॉल स्लिप में एडजस्ट होगा, कैश हमें 11,000 से बढ़ाना पड़ेगा, ड्राइंग्स को 11,000 से कम करना पड़ेगा, ड्राइंग्स 11,000 कम दिखाना पड़ेगा, तो कैपिटल लेस ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स किया हुआ है 75,000 लेस, और अगर 11,000 से ड्राइंग्स को कम करेंगे तो 11,000 ऐड करना पड़ेगा, रॉन्ग चार्ज टू ड्राइंग, क्योंकि 11,000 का एक्सपेंस हुआ है ना कि ड्राइंग्स हुआ है, तो 11,000 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अच्छा, और डेट कैश जो है, कैश को हमें ऐड करना पड़ेगा रेक्टिफिकेशन की वजह से, ऐड रेक्टिफिकेशन, यहाँ पर ऐड हो जाएगा 11,000, 3,000 लेस प्लस 11,000, 8,000। अच्छा,
इसका 2 बार एडजस्टमेंट हो गया। परचेज रिटर्न 1500, ये 2 बार दिखा दिया हम लोगों ने। परचेज रिटर्न 1500, अच्छा ये 2 बार दिखाया कि नहीं देख लेते। परचेज रिटर्न हुआ था, इसका एडजस्टमेंट एंट्री क्या था, देखने से ही समझ में आ जाएगा। परचेज रिटर्न 1500, इसको सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ये तो सही हो गया खुद ब खुद। टू परचेज रिटर्न और टू सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में एडजस्ट करना है, ठीक है। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में एडजस्ट करना है, तो कर दिया हम लोगों ने 2 बार। 1500 का एडजस्टमेंट ट्रेडिंग में ही हो गया। एक्सपेंसेस इंक्लूड 3750, अच्छा एक्सपेंसेस ये प्रीपेड है 3750, तो ये लेस करना पड़ेगा एक्सपेंसेस में। 3750, ये मैंने किया नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है कोई बात नहीं। हम लोग पीछे एक्सपेंस लिख लेते हैं, यहाँ पर जगह छोड़ दिया मैंने, पीछे तो जगह है। टू एक्सपेंस लेस प्रीपेड 3750, 45750, 42,000। अच्छा प्रीपेड तो एसेट होता है, तो प्रीपेड एक्सपेंस 3750। अच्छा, परचेज बुक वॉज ओवरकास्ट बाई 1000, पोस्टिंग टू सप्लायर करेक्टली, तो इसमें क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, परचेज को 1000 से हमें कम करके दिखाना पड़ेगा, ये तो हम लोगों ने दिखा दिया। और इसका इफेक्ट क्रेडिटर में तो इसका इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि क्रेडिटर अकाउंट तो सही पोस्टेड था, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं कितना आता है जीपी। 45,000, 8,62,500 to gross profit 8,62,500 माइनस 6,78,000 माइनस 36,500, देखते हैं कितना आता है। वन लैख 48,000, ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा बाई जीपी, ब्रॉड डाउन 1,48,000। अच्छा 1,48,000, इधर तो ज्यादा दिख रहा है, 2,13,500, 2,13,500 प्लस 42,000, 2,55,500। और इधर आ रहा है 1,48,000, 101,750 नेट लॉस आ जा रहा है, 101,750 बाई नेट लॉस, बैलेंसिंग फिगर 101,750 ट्रांसफर टू कैपिटल 101,750 लेस नेट लॉस 101,750, ये भी माइनस हो जाएगा, तो 1,50,000 प्लस 11,000 लेस 75,000 लेस 101,750, तो ये तो नेगेटिव में आ रहा है 15,750, ये क्या हुआ, 11,000 ऐड हो जाएगा नेट लॉस। अच्छा अगर हम लोग नेट लॉस इधर दिखाएंगे ना, एक प्रॉब्लम है कि ये नेगेटिव में फिगर आएगा। हम लोग एक काम कर सकते हैं, नेगेटिव में आएगा तो वो तो बैलेंस शीट देखने में अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ पर माइनस में आंसर, हम लोग लॉस को यहाँ पर पीएल का डेबिट बैलेंस बोल के दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पीएल, ब्रैकेट में लिख देते हैं डेबिट बैलेंस, इसका मतलब ही लॉस हुआ है 1,01,750
750, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो पॉजिटिव दिखेगा, नेगेटिव नहीं दिखेगा। तो 1,50,000 प्लस 11,000 माइनस 75,000 कितना हो जाएगा? 86,000 प्लस 3,44,000 4,30,000 आ रहा है मेरा, तो 4,30,000। आंसर भी उतना ही है, 4,30,000। अच्छा, इधर देखना पड़ेगा कितना आ रहा है, 4,30,000 आ रहा है कि नहीं। 1,21,500 95,000 3,750 45,000 55,000 8,000 और ये लॉस 1,0750। हाँ, 4,30,000 आ रहा है, ठीक है, 4,30,000 आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इधर लॉस है तो लेस करना है हमें, नहीं, क्योंकि हम लोगों ने तो इसको डेबिट साइड भी दिखा दिया ना, एसेट में तो डेबिट साइड होता है, तो इस तरफ दिखाने का मतलब ही है कि ये नेगेटिव बैलेंस दिखा रहा है, इधर दिखाने का मतलब। तो यहाँ से लेस कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक नेगेटिव वैल्यू दिखेगा, इसीलिए हम लोग इधर दिखाएंगे। दिखाने से यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे पीएल का डेबिट बैलेंस है, ठीक है। तो लॉस हुआ इनके बिजनेस में, और ये हो गया, दोनों साइड टैली कर जाएगा इस तरह से। बस इतना सारा ही था, यही लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनपीओ करेंगे। आज यहीं तक करते हैं।